नमस्कार, द एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। आज हम जिस मेहमान से रूबरू हो रहे हैं उनका राजनीतिक परिचय तो है ही है, इसके अलावा उनकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत रोचक भी है और प्रेरणादायक भी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र जीवन में जुड़े और वो जुड़ाव ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी पैठ बनाते गए, पार्टी के प्रवक्ता भी बने और इसके पहले वो सामाजिक गतिविधियों के कारण हज कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और एक बार नहीं 2 बार अध्यक्ष रहे। वर्तमान में भी ये दूसरा कार्यकाल उनका प्रारंभ हो रहा है। जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आते हैं। जी हाँ, उज्जैन के निवासी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल साहब से हम रूबरू होंगे और उनकी राजनीतिक जीवन के बारे में समझेंगे। सनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सनवर जी, ये जब मैंने सुना कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़े तो ये एक थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बहुत सारे लोग इस बात को लेके कहते हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, पर आपका जुड़ाव एबीवीपी से कैसे हुआ? देखिए सुशील जी, मैं उज्जैन का रहने वाला हूं और उज्जैन के पास भैरवगढ़ वार्ड क्रमांक 1 आता है और कालियादेह जी, तो जहां सिंधिया जी का पैलेस भी बना हुआ है जी। तो कालियादेह गांव का मूल निवासी हूँ और उज्जैन में 80 के दशक में कोई बहुत सारे विद्यालय ऐसा नहीं था। तो 80 के दशक में लोकमान्य तिलक, जो हमारा जिसे लोटी कहते थे, तो लोकमान्य तिलक विद्यालय जिसके दिवाकर नाथू साहब प्राचार्य हुआ करते थे, तो लोटी स्कूल जो हमारा था वो उज्जैन के सबसे अच्छे स्कूलों में आता था। तो मैं अपने माता पिता का तो हर व्यक्ति आभारी होता है, लेकिन मैं इतना कृतज्ञ हूँ कि हम लोग सब खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, किसान लोग हैं, लेकिन उज्जैन के सबसे अच्छे विद्यालय में जो सबसे अच्छा स्कूल था लोकमान्य तिलक, वहाँ हमारा एडमिशन प्राइमरी से हो गया। और फिर लोकमान्य तिलक जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं विचार परिवार से खूब प्रभावित हैं। तो छात्रों को तो विद्यार्थी परिषद ही दिखती जी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और प्राइमरी से मिडिल की ओर आए तो विद्यार्थी परिषद की गतिविधि देखते थे, नारे सुनते थे, एक बार जोर से परिषद परिषद, गोवा हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। तो इस प्रकार से जब हम प्रभावित होते थे और जब हायर तक पहुँचे तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बन गए। एबीवीपी सामान्यतः जब आप छात्र जीवन में रहे होंगे तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष में ही रही होगी आपकी पार्टी, तो लाठी डंडे भी खाए होंगे, आंदोलन किए होंगे? खूब आंदोलन किए, खूब लाठी डंडे भी खाए। अभी आखिरी तक जब माननीय जो आज के माननीय मुख्यमंत्री जी वो जिले के महामंत्री थे जी, और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो अनेक घटनाक्रम ऐसे हुए कि कोई राष्ट्र विरोधी कोई उनका बयान आया या कुछ घटनाक्रम घटा तो दिखाना है काले झंडे। अब मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाओगे तो फूल तो मिलेंगे नहीं तो लाठी भी मिलती थी और जेल भी जाना पड़ता था। ऐसा कोई एक वाकया कोई याद आ रहा हो कि जब प्रशासन ने बहुत सख्ती की हो लेकिन सनवर पटेल और उनकी कोई टीम ने आखिर वो उद्देश्य, वो लक्ष्य या वो आंदोलन करके ही माने हों, भले उसका परिणाम थोड़ा लाठी डंडे वाला रहा? ऐसे अनेक मामले आए, ऐसे अनेक मामले हुए। लेकिन आपने बोला तो मैं जो बिल्कुल मुझे लगता है कि जब दिग्विजय सिंह जी का सेकंड टर्म था जी, तो मैं उसका एक घटनाक्रम बताऊँ। हमारे अनेक मामले हुए ऐसे हमारे साथ, पर ये घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि संगठन ने तय किया है कि हमको इनके दौरे का विरोध करना। अब अलग अलग टोलियाँ बनी तो हमको खास करके जो माननीय है इनकी टोली में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता होने के बावजूद इनकी टोली में था जी। तो महाकाल मंदिर से जब हरसिद्धि जाते हैं तो आज तो बड़ी चहल पहल है, अब तो गाड़ियाँ भी नहीं जा पाती, तो उसमें बड़ा सुनसान होता था। बीच में पुलिया थी, तो हम पुलिया के वहाँ थोड़ा आड़ में ऐसा बैठ गए, हमारी टोली पुलिया की आड़ में, और दिग्विजय सिंह आने वाले थे और दिग्विजय सिंह जी आने वाले थे। अब जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ा और उनका पूरा काफिला निकल गया, मतलब ये बिल्कुल कुछ सेकंड्स के अंतर में कि उनकी गाड़ी और उनके आगे की वाली गाड़ी उसके बीच में, यह माननीय हमारे
मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान के मोहन यादव जी, उन्होंने काला झंडा बिल्कुल सामने ऐसे, और इधर से हम, और चारों तरफ से पुलिस। जो आगे गाड़ी जा रही थी वहां से भी पुलिस, और जो उनके पीछे गाड़ी आ रही थी वहां से भी पुलिस, और सबके हाथ में लठ, और लठ तान के उन्होंने बढ़िया कुटाई हुई। तो नहीं, ये बड़ा प्रभाव इनका रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं डॉक्टर मोहन यादव, इनका बड़ा प्रभाव रहा। और इन्होंने जैसे ही पलटा और कहा कि देखो भाई, हम संवैधानिक अधिकार है हमारा, और हम अपने संवैधानिक अधिकार से ये सब कर रहे हैं, और अगर सरकार के दबाव में तुमने कुछ गलत किया तो सरकारें बदलती है। क्योंकि राजनीति एक बहुत कठिन और मुश्किल डगर होती है, तो आपको राजनीति में आने की प्रेरणा क्या आपके कोई परिवार में या कोई रिश्तेदारी नातेदारी में कोई राजनीति में, और खासकर भाजपा की राजनीति में? कभी कोई राजनीति में नहीं रहा। और इस प्रकार से विद्यार्थी परिषद की मतलब कोई सामाजिक पृष्ठभूमि या पारिवारिक पृष्ठभूमि इस प्रकार, आमतौर पर तो 80 के दशक में तो ये होता था कांग्रेस ही कांग्रेस थी, और मुस्लिम समुदाय तो 100% लगभग कांग्रेस में था। कोई अपवाद स्वरूप होता था, उस अपवाद में आप भी थे। तो वो ईश्वर, हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर सब कराता है, अल्लाह ताला सब कराता है। लेकिन जब आप राजनीति की इस पगडंडी पर जाने लगे तो आपके परिवार वालों ने रोका नहीं, और दूसरा ये भी बोला भाजपा ही क्यों, जब सारे लोग कांग्रेस में, सारा समाज कांग्रेस में? एक उस समय कैसा द्वंद्व रहता था आपके भी मस्त? परिवार ने नहीं बोला, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मोटिवेट की। मतलब भाजपा और कांग्रेस, ये चयन भी आप ही का था, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप? लेकिन पिताजी ने हमेशा सहयोग किया। लेकिन ये बात जरूर है कि जो स्थापित नेता उस समय के थे उज्जैन के, तो वो बड़े बड़े नेता थे, और बड़ा लंबा कुर्ता पहनते थे, बड़ी लंबी टोपी उनकी होती थी काले कलर की, और बड़े प्रभावी भी होते थे, बड़े कद काठी भी होती थी। हम दुबले पतले स्टूडेंट लीडर, तो वो कहते थे यार तुमको यही पार्टी मिली। तो हम कहते थे सर, हमको राष्ट्रवादी जो विचार हैं वो छात्र जीवन से ही विद्यार्थी परिषद में हमको जुड़ गए थे, तो विद्यार्थी परिषद के बाद हमको भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर मिल गया, तो हमको ये अच्छी लगती है। तो तब कभी सोचा भी नहीं था कि हम पक्ष में होंगे, सरकार आएगी और सरकार ऐसी आएगी कि सरकार हमारी ही रहेगी, ऐसा नहीं सोचा था। मैं आपसे वक्त की भी बहुत सारी बातें करूंगा। मैं एक बात और हमारे दर्शकों को भी आप बता दीजिए, मुख्यमंत्री से फिर आप डॉक्टर मोहन यादव, आपके पदाधिकारी तो थे ही, आपके वरिष्ठ पदाधिकारी, पहला संवाद आपका कब हुआ था? विद्यार्थी परिषद इस तरह से वहाँ स्थापित हुई कि जो विद्यार्थी परिषद वहाँ पहले कभी जीतती नहीं थी, आमतौर पर वो लगातार चुनाव जीतती, और एक नहीं चारों पद जीतती। एक साल तो ऐसा हुआ कि तब परिषद इतनी मजबूत नहीं थी, तो जो डॉक्टर मोहन यादव जी जो इलेक्शन में खड़े हुए, शायद जॉइंट सेक्रेटरी का था, तो जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन जीते, बाकी हम लूज किए। अगले वर्ष जब वो अध्यक्ष का चुनाव के लिए खड़े हुए, तो वो अध्यक्ष भी जीते, और तीनों जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, चारों जीते, और फिर लगातार मतलब संगठन क्षमता बहुत जबरदस्त। हाँ, तो इसके बाद ये हुआ कि डॉक्टर मोहन यादव जी विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री तक पहुँचे। मतलब उनकी यात्रा विद्यार्थी परिषद में बहुत लंबी रही, और वो राष्ट्रीय मंत्री तक पहुँचे, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, मुझे लगता है कि वो 3 बार, शायद मुझे जितना याद है, तो 3 बार वो राष्ट्रीय मंत्री बने। और जो माननीय जेपी नड्डा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो उनकी जो धर्मपत्नी मल्लिका दीदी, मुझे जितना याद है, हो सकता है मैं थोड़ा सा स्लिप करूं, तो मल्लिका दीदी जब राष्ट्रीय मंत्री थी, उसके बाद वाले अधिवेशन में डॉक्टर मोहन यादव जी जो है वो राष्ट्रीय मंत्री बने थे। तो हम उनसे बहुत प्रभावित थे, जो हम उनसे जूनियर थे, तो उनसे बड़े प्रभावित थे कि उनके जीवन में हम उनको देखते थे। तो नेता के रूप में आपने उनका चयन किया कि उन्होंने आज अच्छे कार्यकर्ता के रूप में आपका चयन किया था? हुआ क्या था? ये तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो जब काम करते करते हम तो उनसे प्रभावित थे, नेता थे। और उसी समय संगठन मंत्री बनकर हमारे यहाँ विद्यार्थी परिषद के विष्णुदत्त शर्मा जी आए, और जिले के संगठन मंत्री। बाद में उनका भी बड़ा वो प्रांत संगठन, विभाग संगठन मंत्री हुए, प्रांत हुए, फिर महाकौशल के हुए, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हुए। अब मैं आपके मूल उस पर आता हूँ। वक्फ बोर्ड का आपका ये दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। आप जब भी बयान देते हैं, जब भी आपसे बातचीत होती है, तो वक्फ की संपत्तियों पर गुंडों का कब्जा है, बड़ी मछलियों का कब्जा है। आपका दूसरा कार्यकाल, कितनी बड़ी मछलियों से मुक्त करा दिया आपने? चंद लोग वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठ गए, और वाकिफ की मंशा, वो जो दानदाता की उद्देश्य थे,
उनको नस नाबूद कर दिया। हम आए और हमने सबसे पहले ये देखा कि ऐसे बड़े लोग कौन हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश का सबसे बड़ा आरआरसी, सबसे बड़ी रिकवरी, रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट, वो हम मध्य प्रदेश ने निकाला। हमने जो हमारा शाहजहानी यतीम खाने के नाम पर हमारे भोपाल में ही एक वक्फ है जहाँ इज्तिमा बाजार लगता है, लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए आय होती है, और वो पूरा पैसा अपने घर ले जाते थे, अपनी संपत्ति बनाने का काम करते थे। हाँ, सारे पदाधिकारी उसमें। अच्छा, पदाधिकारी ही जो है वक्त का दुरुपयोग कर रहे थे। हमने देश का सबसे बड़ा रिकवरी नोटिस 29 करोड़ रुपए का उनके ऊपर निकाला है। हमने उज्जैन की एक वक्फ पर निकाली। अब उन्होंने यहाँ पर 16 दुकानें बता रखी थी पिछले 20 सालों से, और जब हम आए और हमने जब उसका भौतिक सत्यापन करवाना शुरुआत की, भौतिक सत्यापन की, तो 116 दुकानें निकली। 100 दुकानों का हिसाब ऊपर ही ऊपर जा रहा था, और जब उसका हिसाब निकला तो 7 करोड़ 11 लाख रुपए उनके ऊपर, वो कोर्ट में मामला है, और उन पर FIR भी हुई, उनको जेल भी भेजा गया। ऐसे ही 1 करोड़ 84 लाख रुपए सागर के बीना में, बीना बजरिया नामक एक जगह है हमारी, वहाँ की वक्फ पर 1 करोड़ 84 लाख रुपए की रिकवरी, वो कोर्ट से हाई कोर्ट में मामला है। अब 1 करोड़ 14 लाख रुपए जो इंदौर है, इंदौर के बड़वाली चौकी है, वहाँ के एक सज्जन भी कैसे कहें, दुर्जन है लेकिन मर्यादा है, तो ऐसे 1 करोड़ 14 लाख रुपए। यहाँ 1 करोड़ के आसपास जो यहाँ सब्जी मंडी करके एक जगह है भोपाल में, उनके जो अध्यक्ष थे सदर, उनके ऊपर निकला। जबलपुर में एक बड़े व्यक्ति बनते हैं, 90 लाख रुपए से ऊपर अनियमितता के मामलों पर उन पर RRC जारी हुई। तो हमने लगातार इन चीज़ों को, और मैंने तो आग्रह भी किया है कि हमारे लिए तो आप एक अलग से एक ऐसा कुछ बना दीजिए। मैं आग्रह करूंगा भी से पूरे बोर्ड को ले जाकर, मैं सरकार से आग्रह भी करने वाला हूँ कि साहब इस प्रकार के मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए कोई एक दल हमारा STF टाइप का कुछ बना दीजिए। अच्छा सरवर जी, एक बात और समझना कि ये जो वक्फ की संपत्तियों पर जो नाजायज़ कब्जे, अवैध कब्जे हैं या किराएदारी के बाद कब्जे कर लिए गए, इसमें क्या सिर्फ पदाधिकारी शामिल हैं, ये समाज के और लोग भी हैं या और धर्म के लोग भी हैं? क्या ऐसी 99% हमारे अपने ही मुस्लिम समाज के लोग हैं। 99, 1% कोई और भी हो सकते हैं, पर 99% हमारे ही समाज के। उसमें गरीब लोग नहीं हैं अवैध कब्जेदारी। गरीब तो किराया दे देता है, यह है कि कम दे देगा। गरीब आदमी तो किराया। जो बड़े लोग हैं, तथाकथित नेता लोग हैं, गुंडे हैं, पहलवान हैं, मतलब प्रभावशाली जो लोग हैं, अधिकतम कब्जे उनके। बस अनवर जी देखिए, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपके ही ज़िले के हैं, आपको दूसरा बार मौका भी मिला है। ये मामले कब तक ख़त्म हो जाएंगे? नीट एंड क्लीन वक्फ बोर्ड कब तक हो जाएगा? उसकी कब वो जो है कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में आ जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही। हम लोग सब आशावादी लोग हैं और रात दिन मेहनत करके अच्छाई की ओर बढ़ने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लगातार प्रयास है, हर क्षेत्र में हमने प्रयास किए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारी आय नहीं बढ़ती तो हम ऐसे परोपकार के कार्य कहाँ से चालू करते हैं। इस वक्फ ने अपना जो मेन उद्देश्य रखा, वो रखा कि परोपकार तो करना है, फलाई कार्य तो करना है, लेकिन किस क्षेत्र में करना है, लिमिटेड घी किसको पिलाना है। हमने शिक्षा पर गए, बेटे बेटियों की पढ़ाई पर गए, और हमने अपनी नीति बनाई, पढ़ो पढ़ाओ मुल्क की तरक्की में भागीदार बनो, अर्थात पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो। हमने उसके तहत ऐसे काबिल बेटे बेटियां जिलावार छाटे, उनको चुना। अब हाँ, एक कार्यक्रम भी किया था, आप आए थे। 25 मई को भोपाल का कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें आगमन हुआ। हम सौभाग्यशाली 850 बेटियों को हमने सिर्फ भोपाल में चुन कर, और जो मेधावी बेटियां थी, पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन आर्थिक अभाव में थी, उनकी फीस में सहयोगी बने। एक सरवर जी, एक सवाल मेरे मन में और आ गया है कि ये जो वक्फ जो आप अभी जो देख रहे हैं, ये सब पुराने हैं। आपके 2023 के आने के बाद से अभी तक क्या कुछ नए वक्फ भी हुए हैं, या वक्फ से भरोसा उठ गया समाज का? हुए, अब वापस से विश्वास बन रहा है। मतलब आप 23 की बात करें, मैं अगर 25 अप्रैल 25 जो है, जब नया वक्फ कानून आया, उसके बाद भी 5 वक्फ हुए मध्य प्रदेश में। दूसरा क्या, जब आपने ये सब गुंडे मछलियाँ और ये सब कह के जब एक लोगों को वक्फ की संपत्ति के प्रति विश्वास भी और उनसे वापस हासिल करना,
कुछ फ़ोन उन लोगों के आए, कुछ लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी कि सनवर जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या यही है कि नहीं सनवर जी तो बहुत बेकार हैं? बहुत दुआएं मिली, उन बेटे बेटियों की दुआ, उन अच्छे लोगों की दुआ, और दुष्टों की धौंस मिली। एक दोस्त तो शायद आपके पुत्र को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बेटे मेरे ऊपर वाले की कृपा से दोनों उच्च शिक्षित हैं, दोनों ने MBBS किया है, बड़े का MS भी पूरा हो गया, वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैं अपील करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे बेटे ऊपर वाले की कृपा से दोनों डॉक्टर हुए, तो आम मुसलमान का बेटा भी डॉक्टर बने, वो भी सही राह पर आए, वो भी मुख्य धारा में आए, और जो देश का विकास हो रहा है उसमें सहभागी बने। तो मैं अपील करता हूँ ये, अब ये लोगों को चुप जाती है, जिनको नहीं पढ़ाने देना है, जिनको पाने पेंचिस उनके हाथ में रखवाना है, जिनको अंडे की दुकान रखवाना है, पंचर और टायर की दुकान उनके हाथ में रखवाना चाहते हैं मुस्लिम समाज के, उनको ये बात चुप जाती है, क्योंकि वो वोट इकट्ठा करने के लिए पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो समझ कर राजनीतिक दलों को चयन करके वोट दे देंगे, और अभी थोकबंद वोट दे देते हैं। तो एक वोट के खातिर वो जीवन से खेल रहे हैं। और हमारी पार्टी ये चाहती है कि ये भड़काने का काम कर रहे हैं, हमको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, मैं कहीं देख भी रहा था कि आपके बालक रामलीला में भी भाग लेते हैं। क्या सही है ये बात? मैंने तो कभी इस बात को इसीलिए प्रसारित नहीं किया। सही है। हाँ, छोटे थे जब ये, तो रामलीला में राम भी बनते थे, छोटे वाले लक्ष्मण बनते थे। तो इनको हॉर्स राइडिंग के साथ साथ इनको राम लक्ष्मण में, मतलब रामलीला में भी काम करने का इनको अनुभव था। तो हर उसमें विक्रमादित्य में हॉर्स राइडिंग करते हुए युद्ध करना, घुड़सवारी के साथ युद्ध करना, वो ऐसा स्टेज पर चढ़ाव चढ़ना, तो इस प्रकार की जो उसमें रोल है तो वो चिन्हित लोग ही कर पाते। तो जब ये छोटे थे तो वहाँ बाल विक्रमादित्य का एक रोल है, बालक, तो बाल विक्रमादित्य का रोल करते थे। अभी बड़े हो गए हैं तो मेन मुख्य विक्रमादित्य का रोल करते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें रोल किया लेकिन उन्होंने विक्रमादित्य जी के पिताजी का रोल किया। राजनीति में हर व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा भी होती है, और आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी से उस समाज के व्यक्ति को टिकट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या हम सनव्वर पटेल को आगामी किसी चुनाव में मैदान में उतरते हुए देखेंगे? क्या सनव्वर पटेल की ऐसी इच्छा है कि पहला मुस्लिम प्रत्याशी वो मध्य प्रदेश? चुनाव बहुत अच्छी बात है, वो इलेक्ट्रॉल जो होता है उसका अपना अलग महत्व होता है। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मुझे पार्टी ने इतना कुछ दिया है कि मैं तो कभी पार्टी से ये नहीं बोल पाऊंगा कि मुझे आप टिकट दीजिए। लेकिन ये बात सही है कि पार्टी ने हमेशा मेरी चिंता की, और मुझे लगातार अवसर मिले, चाहे संगठन का मामला हो तो मैं मोर्चे में प्रदेश अध्यक्ष रहा, हज कमेटी का मामला हो मैं 2 बार मुझे राज्य में काम करने का मौका मिला, 1 बार सेंट्रल में काम करने का मौका मिला। इवन स्टूडेंट फील्ड में था तो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, अटल जी की सरकार में मुझे बहुत कम उम्र में 98-99 में मुझे दिल्ली में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में काम करने का देश भर में अवसर मिला। वाह! तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पार्टी अगर टिकट देगी तो सनव्वर पटेल चुनाव मैदान में उतरेंगे, दम के साथ पार्टी ने टिकट से ज़्यादा दिया है मुझे अभी। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि चूँकि आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और ऐसा माना जाता है, राजनीतिक धारणा है, पता नहीं कितनी सही है नहीं है, मुस्लिम समाज बीजेपी को पसंद नहीं करता है। क्या वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते, या आप अपने राजनीतिक क्या समाज की इस धारणा को तोड़ने के प्रति आप कुछ कर पाते हैं, कुछ भरोसा आप दिला पाते हैं? देखिए, लगातार बरसों बरस तक कांग्रेस और विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस बात का प्रयास किया, वोट बैंक के खातिर हमेशा भड़काने का प्रयास किया। जब भारतीय जनता पार्टी समाज हित में कोई निर्णय लेती है, समाज हित में कोई कानून लेकर आती है, हम CA/NRC की बात करें कि CA/NRC किन के लिए आया? विदेशों में हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो ऐसे देशों में हमारे जो हिंदुस्तानी या हिंदू भाई बहन हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और उनको यहाँ आना है। लेकिन मुस्लिम परिवारों को इतना भड़काया। हमने एक नाम सुना था दिल्ली में, शाहीन बाग नामक, पूरे देश के हर ज़िले में नकली शाहीन बाग बना दी। बहनों को इतना भड़काया, मुस्लिम बहनों को, कि तुम धरने पर बैठ जाओ, अगर धरने पर नहीं बैठी तो तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, भारत से भगा देंगे, भारत छोड़ना पड़ेगा। आज 7 साल हो गए, एक नाम नहीं बता सकते हैं कि CA/NRC के कारण से फला व्यक्ति को नागरिकता छोड़ना पड़ी।
तो इतना चरम पर ले जाते हैं भड़काना भाजपा के खिलाफ। लेकिन आज जब एक नाम नहीं बता सकते तो जनता समझदार है। जनता धारा समझदार है। 370 की बात करें, आग लग जाएगी, वहाँ बाग लग गए वहाँ फूल उग रहे हैं। अब हम 3 तलाक की बात करें, नारी सशक्तिकरण के लिए अगर इस्लामिक देशों में जहाँ शरिया कानून है वहाँ अगर 3 तलाक बैंड हो गया है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं होना चाहिए? ये बहन वाली बात तो नारी आपने शक्ति के कारण तो ये सब बातें समझ में आ रही है, ये लेकिन ध्यान में आ रही जी। है। और अब जो अच्छा तबका, समझदार तबका, पढ़ा लिखा तबका, और वो अब इनके भड़कावे में नहीं आ रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपने जो बात कही, छत्तीसगढ़ में वहाँ के जो वक्फ बोर्ड है उनके एक नेता का बयान आया, शायद वो अध्यक्ष, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उनने मदरसे बंद करने और बोर्ड की तरफ से या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से स्कूल चलाने की बात कही है। आप कितना सहमत हैं? मेरे संज्ञान में ये बयान नहीं है और मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी हमारे सामने नहीं आया है। हाँ, ये ज़रूर है, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि जो मोदी जी का बयान है कि मुस्लिम बच्चे पढ़े, मदरसे में भी पढ़े, तो भी उनके हाथ में एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो हम तो प्रधानमंत्री जी को फॉलो करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार को फॉलो करने वाले लोग हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है वो हमारा विचार। सनवर पटेल, अगले साल यूपी में चुनाव होगा, क्या जाएंगे चुनाव प्रचार करने? वो मैंने कहा ना, ये तो भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा कहेगी कि बूथ स्तर पर काम करना तो जरूर जाएंगे, भाजपा कहेगी यूपी में जाना तो जरूर जाएंगे, और नहीं तुम्हें अपना बोर्ड संभालना तो बोर्ड संभाले। अब एक बात जो महत्वपूर्ण है वो कि अभी जब गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति हालांकि कानून के तहत हुई है, इसका विरोध जब कानून बन रहा था, जब बहस हो रही थी तब भी हुआ। अब इस विरोध का क्या औचित्य, क्या मैसेज देना चाहते हैं विपक्ष के लोग? बिना औचित्य के भड़काना। जो लोग विरोध करवा रहे हैं उनको सब पता है कि किस प्रकार से नया कानून बना। मैंने आपको बताया था 54-95 2013 और 2025। जब 2025 में कानून बना, उसके पहले जब इस संसद में आया, इसका विरोध हुआ, संसद ने जेपीसी बनाई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जगदम्बा पाल जी उसके अध्यक्ष हुए। पूरे देश भर में घूम घूम कर उन्होंने लोगों से संवाद किया, उनसे सलाहें ली, ऑनलाइन सलाहें मांगी। लाखों लोगों ने प्रत्यक्ष और करोड़ों लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से सलाह दी। फिर संसद के दोनों सदनों में। मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं, चलिए ठीक है, 2013 नहीं, 2013 में कानून बना, 2025 में 12 साल में ऐसा क्या हो गया, क्या कानून में गलत था? आपने कभी अध्ययन किया? 95 में कांग्रेस की सरकार थी, फिर 13 में क्यों बनाया? 13 साल में क्या हो गया था? आपने 2013 के कानून में क्या कमियां पकड़ी? अनेक कमियां थी, अनेक कमियां थी। उन कमियों को सुधारते हुए मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में कहा था कि जब समय आगे बढ़ता है तो नई नई चुनौतियां आती हैं। आज अगर हम बात करें कि बैलगाड़ी पर हम बात करें तो क्या बैलगाड़ी आज के युग के हिसाब से संभव है कि हम बैलगाड़ी पर बात करें या घोड़ा गाड़ी पर बात करें? भाई हम 80 के दशक में खूब तांगे चलते थे, लेकिन उसके बाद एम्बेसडर, फिएट आ गई और अब तो और तकनीक वाली गाड़ियाँ आ गई, बढ़िया इनोवा चल रही। ठीक है, उज्जैन से आप आते हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ होना है, और जैसा प्रयागराज का जो कुंभ जिसमें भारी भीड़ पहुंची, उस हिसाब से उज्जैन में एक तो तैयारियां, दूसरा क्या वक्फ बोर्ड का और सनवर पटेल का क्या उसमें योगदान है, किस तरीके का काम वहाँ करेंगे? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उज्जैन से हूँ, और हम उज्जैन वाले इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि जब उज्जैन में सिंहस्थ आता है, हर 12 साल में होता है, और सिंहस्थ जब होता है तो दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं। और इस बार हम सौभाग्यशाली इसलिए और ज़्यादा हैं कि उज्जैन के हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। इतने उज्जैन में आने वाले, जो अंदाज़ा लगा रहे हैं हम आज प्रयागराज के बाद, कि वो 30 से 40 करोड़ लोग आएंगे। तो 30 से 40 करोड़ लोगों के लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने ब्रिजेस होना चाहिए, कितने घाट होना चाहिए, कितने उनके ठहरने के इंतज़ाम होना चाहिए। तो हम ये देखकर, मतलब मैं एक आम आदमी के नाते बात करूँ, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, तो एक आम आदमी के नाते अगर मैं उज्जैन वासी के नाते बात करूँ तो अगले 50 साल तक जो हम कल्पना नहीं कर सकते, सिंहस्थ की तैयारियों के लिए उतने काम हो रहे हैं।
इतने 6 लेन बन रहे हैं, इतने घाट बन रहे हैं, इतने ब्रिजेस बन रहे हैं, इतने चौड़ीकरण हो रहे हैं। जब कुछ घर तोड़े जाते हैं तो बवाल क्यों मचता है? उनको क्यों नहीं सनवर पटेल समझा पाते कि भाई ये उज्जैन के विकास की इबारत लिखी जा रही है? क्यों, कौन लोग हैं जो भड़काते हैं उन लोगों को, फिर वो पत्थर फेंकते हैं, क्यों होता है? देखिए, जब तिनका तिनका करके कोई अपना मकान बनाता है तो उसको थोड़ा दर्द होता है, और ऐसे में उसको भड़काने वाले लोग मिल जाते हैं। अब कुछ कुछ लोगों का तो स्वभाव है कि भड़काओ, उनकी भड़काने से ही राजनीति वो मानते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि अब भड़काने की राजनीति नहीं चलेगी, अब विकास की राजनीति चल रही है। आखिरी सवाल, वक्फ बोर्ड का आपका दूसरा कार्यकाल है, आप वक्फ बोर्ड को किस स्थिति में देखना चाहते हैं? बहुत ही स्पष्ट है कि वक्फ की संपत्तियां वक्फ के कब्जे में आए, अवैध लोगों से हम संपत्तियां ला पाएँ, और वक्फ की आय बढ़ाकर वाकिफ़ की मंशा के अनुसार, दानदाता की उद्देश्य के अनुसार हम लोगों के काम आ सकें। बेटे बेटी को पढ़ाएंगे, उनको अच्छे भारत के नागरिक बनाएंगे, भारत के कानून को मानने वाला नागरिक बनाएंगे, और मोदी जी की जो कल्पना है विकसित भारत की, उस कल्पना में हम अपने उन बेटे बेटियों को सहभागी बनाएंगे। ये वक्फ बोर्ड चाहता है। ठीक है सनवर जी, चूँकि मैं जब अपने कार्यक्रम का समापन करता हूं तो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलता हूं। उसमें मैं एक नेता का नाम लूँगा, आप उसको एक लाइन में परिभाषित करें तो बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जी के बारे में तो सब जानते हैं, तो मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं तो आप उसको कहेंगे कि मैं इसलिए बोल रहा हूं। अब उनकी कितनी बुद्धि हो सबको पता है, सबसे ज़्यादा चुनाव हारने वाला नेता। फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। कमलनाथ जी सफल उद्योगपति। एक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का क्या हाल करके छोड़ा है सबको पता है, मैं हल्का शब्द नहीं बोलना चाह रहा हूँ जो उनके बारे में प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विकास पुरुष। एक जब कांग्रेस का शासन 2003 तक था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उमा भारती जी ने, बाबूलाल गौर साहब ने और शिवराज जी ने एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया, और उस विकसित राज्य को स्वर्णिम राज्य बनाने के लिए रात दिन मेहनत करने वाला नेता। असदुद्दीन ओवैसी। भड़काने का काम। और आखिरी में सनवर पटेल। छोटा सा कार्यकर्ता, गांव देहात से आया हुआ कार्यकर्ता, जो मेरी पार्टी बोलती है उसको मैं ईमानदारी से, जो काम मुझे देती है उसको 100% करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, छोटा सा। तो ये थे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के दूसरे कार्यकाल में चुने गए डॉक्टर सनवर पटेल, उज्जैन के हैं। उनसे हमने वक्फ बोर्ड की क्या उनकी नई रणनीति है, और जो वक्फ की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हैं और जिनको सनवर जी बड़ी मछलियां कहते हैं, उनसे मुक्त कराएंगे। उनका प्लान क्या है, उज्जैन सिंहस्थ को लेकर क्या प्लान है, और उनके व्यक्तिगत राजनीति में खासकर एबीवीपी और भाजपा में जुड़ने की वजह क्या रही, इन तमाम बातों पर चर्चा की और उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।